नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दिल्ली यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच कई रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इन रक्षा सौदों की कीमत लगभग 25,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस तरह से रूस एक बार फिर ये स्थापित करने में कामयाब रहा है कि वो अभी भी भारत की रक्षा ज़रूरतों की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश है। पिछले कुछ सालों में भारत ने अमेरिका और इसराइल जैसे देशों के साथ सामरिक साझेदारी के साथ साथ कई बड़े रक्षा सौदे किए। भारत के इस कदम को कई जानकार रूस की चिंता का कारण भी मानते हैं। भारत और रूस के संबंध बड़े पुराने हैं। सामरिक क्षेत्र में मसलन रक्षा और परमाणु ऊर्जा के मामले में रूस भारत की ज़रूरतें पूरा करता रहा है। इसके अलावा भारत और रूस के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने पर भी जोर है। लेकिन बदले हुए विश्व परिदृश्य में क्या दोनों देशों के संबंधों और सामरिक रिश्ते पुरानी तर्ज पर बरकरार रह सकते हैं, या फिर इन संबंधों में बदलाव लाजमी है और वो बदलाव आया है? रूस भारत के सामरिक और राजनीतिक रिश्तों पर बातचीत के लिए कई बेहद खास मेहमान आज मेरे साथ मौजूद हैं। भारत के पूर्व विदेश सचिव शशांक, अनुराधा चिनॉय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हैं। इसके अलावा नंदन उन्नीकृष्णन जो मॉस्को में रहकर उन्होंने पत्रकारिता की है, अभी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ हैं, और हमारे पत्रकार मित्र संदीप दीक्षित द हिंदू अखबार से। संदीप, आप ही से चर्चा की शुरुआत करें। आप कवर करते रहे हैं इस यात्रा को। जिस तरह के रक्षा समझौते हुए हैं, जो हमने अभी कहा कि क्या रूस एक बार फिर स्थापित करने में कामयाब रहा है कि वो सबसे बड़ा देश है जो भारत को रक्षा उपकरण सप्लाई करता है? पुतिन साहब की ये यात्रा रक्षा से ज़्यादा अन्य कारणों के लिए जानी चाहिए। पहली बात इसलिए क्योंकि रक्षा समझौते जो अभी हुए उसमें सुखोई का 2011 में प्रोटोकॉल साइन हो गया था। हेलीकॉप्टर्स पे भी 59 हेलीकॉप्टरों पे करार हो गया था, 12 एडिशनल लिए हैं। और बीच में भी पुतिन साहब की यात्रा के बीच, और जब मेदवेदेव साहब से मिलने डॉक्टर मनमोहन सिंह गए थे, उसके बीच भी कई रक्षा करार हुए। जैसे कि एक न्यूक्लियर सबमरीन इंडिया को आई जिसका नाम चक्रा दिया गया है 10 साल के लिए, और उस पे तो कोई मूल्य ही नहीं लगाया जा सकता क्योंकि कोई देश उसको देने को तैयार ही नहीं है जी। और उसके अलावा 2 फ्रिगेट्स आई तरकश सीरीज़ की, और कई और भी समझौते हुए। तो रूस के साथ लगातार बीच में भी समझौते होते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक प्रेसिडेंशियल ट्रिप के लिए इसका इंतज़ार किया जाए, पर प्रेसिडेंशियल ट्रिप से जो बातें साफ हुई वो ये हुआ कि एक तो ज़्यादा आर्थिक रिश्तों को प्रगाढ़ करने के लिए दोनों देश मुड़ रहे हैं एक दूसरे की तरफ, और ये इसमें ज़्यादा तेज़ी इसलिए भी आएगी क्योंकि रूस WTO का मेंबर बन गया है, जिसकी वजह से कई प्रोसेसेस वगैरह आसान हो जाएंगे। और दूसरा है कि तेल के क्षेत्र में दोनों देशों ने इस बार इंगित किया वो जगह, वो चीज़ें और वो उपाय जिसके थ्रू वो आपस में साझेदारी करना चाहते हैं। जी नंदन, अभी जो इन्होंने व्यापार की बात की, व्यापार एक बड़ी चिंता का विषय है भारत और रूस के बीच। रूस के नज़रिए से अगर देखें, अभी 2G मामले में जिस तरह से उनके कंपनी का लाइसेंस रद्द हुआ, वो भी उनके लिए एक चिंता की बात है। और बाकी देशों से अगर तुलना करें, भारत का जिस तरह से चीन के साथ व्यापार बढ़ रहा है, दूसरे देशों के साथ, उस तरह से रूस के साथ नहीं बढ़ रहा है। इस मोर्चे पर कितना चिंतित है रूस के लिहाज से अगर बात करें? Well, firstly, trade is very important in this world, and any bilateral relationship does not have a basis in trade is a relationship that is not going to develop very far. India has specific problems with Russia because we don't really have good communication channels. We are not able to take our goods through Pakistan up north. So therefore, there are significant delays and goods take a long time. We also don't have very good banking links for a variety of reasons. So therefore, there are some inherent systemic problems. The other thing is, of course, things like the Sistema problem, which has got caught in the 2G scam. But these are all issues that are resolvable. These are all a question of negotiation. These are all a question of spending some time at the table, and all of this can be resolved in a mutually acceptable manner. If we are able to solve the problem of transport, communications, I think there is no limit to the kind of trade we can have. तो आप कहते हैं दोनों देशों के बीच ये कोई बहुत बड़े मसले नहीं बन के उभरेंगे, जो जहाँ तक ये लाइसेंस कैंसिल होने का सवाल है। अनुराधा, अगर आज के बदले हुए दुनिया में अगर हम देखें, रूस का विघटन हुआ, उसके बाद काफ़ी बदलाव आए,
फिर से 2000 से अगर बात करें, फिर से रूस और भारत के संबंध बढ़े और उनको फिर से पुरानी तर्ज पर लाने की कोशिश की, ये जो ताज़ा विजिट हुई है एक कदम और आगे मानेंगी बड़ा कदम है दोनों देशों के रिश्ते में? हाँ बिल्कुल, क्योंकि रूस से अगर कोई भी किसी तरफ भी देख लीजिए, चाहे डिफेंस हो या ट्रेड हो या तकनीकी सवाल हो, हर चीज़ एक प्रक्रिया है। तो ये एक विज़िट से मतलब स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट होती है। ये नहीं कि बिल्कुल शुरुआत किसी चीज़ की हो रही है और ना अंत हो रही है और ना ये एक बहुत बड़ा इवेंट है और ना ही इसको इग्नोर कर सकते हैं। सारी चीज़ें पहले से चली आ रही हैं और उन सब चीज़ों में गहराई और भी ज़्यादा हो रही है। और ट्रेड भी देख लीजिए, जैसे मुझे लगता है संदीप ने कहा, जो मिलिट्री अग्रीमेंट्स हुई हैं, डिफेंस के लिए अग्रीमेंट्स हुई हैं, जो वो स्थिरता थी, जो भारत को चीज़ों की ज़रूरत थी, उनको और ज़्यादा वही उन्होंने मेंटेन किया है। 60-70% मिलिट्री हार्डवेयर रूस से ही आया रहा है और आते रहेगा और हमारी जो सेना है उससे कंफर्टेबल है। और व्यापार जो है वो हाँ पहले ढीला चल रहा था, लेकिन पिछले 2 साल से उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मतलब आगे बढ़ा है। और मुझे लगता है एक चीज़ जिसमें ये जो इन्वेस्टमेंट डील हुई है, जिसमें दोनों देश $1 बिलियन डालेंगे और एक जॉइंट इन्वेस्टमेंट, हमारा स्टेट बैंक और उनका रशिया का एक इक्विवेलेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बैंक, ये $2 बिलियन इकट्ठा इन्वेस्ट करेंगे और 2 पब्लिक सेक्टर के स्टेट लेड बैंक्स, इससे मुझे लगता है एक मतलब छलांग हुई है, जिससे एक कॉन्फिडेंस बनेगा कि ये दोनों देश फाइनेंस सेक्टर में तैयार हैं समझौते के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये एक नई चीज़ इसमें है। शशांक जी, भारत और रूस के रिश्तों को बड़ा टाइम टेस्टेड माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से भारत की सामरिक साझेदारी अमेरिका और इसराइल के साथ बढ़ी है, जिस तरह से रक्षा सौदे हुए हैं, दूसरे मोर्चों पर भी अमेरिका के ज़्यादा करीब भारत आया है, वो कितना परेशानी का सबब है रूस के लिए? ऐसा है कि इसराइल में भी बहुत रूसी लोग रहते हैं जो रूसी ओरिजिन के हैं, अमेरिका में बहुत रूसी ओरिजिन के लोग हैं। हमारे साथ दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ बहुत रूसी भाषा बोलने वाले लोग नहीं हैं जी। अंग्रेज़ी भाषा बोलना चाहते हैं, चीनी नहीं जानते, जापानीज़ नहीं जानते, रूसी नहीं जानते। तो ये हमारी कमज़ोरी है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो हम रिश्ते बढ़ाना चाहते हैं जी, लेकिन लेकिन आम आदमी में उनको ध्यान में आता है कि अच्छा, सोवियत यूनियन के टुकड़े होने के बाद में हमें कोई भी सामान नहीं मिलता है ठीक समय से। विक्रमादित्य हम लेना चाहते हैं तो वो गोर्शकोव जो बिल्कुल कंडेम हो गया था, उसको भी हमने $2.5 बिलियन दे दिया और अभी भी नहीं आ रहा है। इस तरह की बातें उठती हैं। तो इसलिए दोनों सरकारें कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए। अब उन्होंने जैसे 500 विद्यार्थियों को पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप देने की बात करी है और आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो हमें लगता है कि ये दोनों को मैच कर सकता है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन, ऐसा कहते हैं कि चीन को भी हमारी पॉपुलेशन पार कर जाएगी, खासकर जो टेक्निकली क्वालिफाइड हैं। तो अगर उसमें रूस में जहाँ पे एजिंग प्रोसेस चल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। तो ये नया हिस्सा निकलेगा कि जो उनके टेक्निकल क्वालिफिकेशंस की उनकी स्ट्रेंथ है उसको हम कर सकते हैं और साथ ही में वो हमारे यहाँ देख सकते हैं कंज्यूमर मार्केट वगैरह का हम लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस है जी। तो इस तरीके से जो ट्रेड की बात बनी, बैंकिंग की रिलेशंस की, अब कम्युनिकेशंस की बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पता नहीं कितने सालों से चल रहा है और हर बार कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। अब ईरान पे सैंक्शंस लगने की बात उठती है तो हम चाहते हैं कि कम से कम जो एनर्जी सिक्योरिटी और जो हमारे कॉरिडोर ऐसे हैं जो नॉर्थ की तरफ, सेंट्रल एशिया की तरफ, अफ़गानिस्तान की तरफ जा सकते हैं, उनको तो इसको हटाना चाहिए, वो नहीं हट पा रहे हैं। लेकिन फिर भी कोशिश पूरी हो रही है और हम कहते हैं कि ये अगर शीर्ष स्तर पर बातें चलती रहें हर साल जी, एक बार तो 2 बार 3 बार, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। दोनों देशों के अंदर संभावना है इन संबंधों को बढ़ाने की, चाहे वो व्यापार की हो चाहे दूसरे रिश्तों की बात करें। संदीप, जो मैं सवाल शशांक से भी पूछ रहा था कि अमेरिका के ज़्यादा करीब आना भारत का कितना परेशान करता होगा रूस को, जो कहा जाता है, जानकार जो कहते हैं। ये सभी देश जानते हैं, जिसको रूस वाले खुद ही कहते हैं मल्टी वेक्टर पॉलिसी, यानी सबके साथ दोस्ती करना। और उसका उदाहरण उनके बिल्कुल पड़ोस में है। उनका पड़ोसी देश मंगोलिया, जो कि चीन और रूस के बीच दबा हुआ है, पर अमेरिका के कहने पर फ़ौजें भी अफ़गानिस्तान में भेजी। तो हर देश इसी तरह करता है, जितना फ़ायदा जिस देश से मिल पाए उससे लेने की कोशिश करता है। और ये अमेरिका और रूस दोनों ही इस बात को समझते हैं, इसीलिए
और ये बात हमें भी समझनी चाहिए कि अगर राष्ट्रपति पुतिन किसी दिन इस्लामाबाद जाते हैं तो वो रूस का किसी तरह के दगाबाजी नहीं होगी हिंदुस्तान की, बल्कि ये दुनिया में जो रस्म चली है, कवायद चली है कि सभी के दोस्त होना चाहते हैं, उस नीति के तहत चलते हैं। नंदन, जो बात शशांक कह रहे थे, आप तो रूसी भाषा बोल भी लेते हैं, आप वहाँ रहे हैं मॉस्को में, पीपल टू पीपल कांटेक्ट की अगर बात करें, क्या सचमुच में वो जितना हम अमेरिका या ब्रिटेन के करीब पाते हैं उस लिहाज से रूस से दूर अपने आप को पाते हैं भाषा और बाकी दिक्कतों के चलते? अनफॉर्चुनेटली पहले तो हमारे रिश्ते बहुत बहुत करीब थे। एज शशांक जी हैड सेड, वी यूज्ड टू स्टडी, हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते थे। बट एवर सिंस द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन, our relationship has virtually broken up. Anuradha will remember, I'm sure, that earlier we had very intense contacts with Russian scholars. Nowadays, it's once in a while, you know, we may have 2-3 conferences in a year, and maybe 2-3, you know, delegations from India go there. But earlier it used to be, you know, a continuous activity. So unless the two governments focus on this and try and revive contacts between academics, between students at an academic level, it will be very difficult, because it is these people who come back and then encourage others to, you know, just go and visit a country, be tourists, that kind of thing. Our population in Russia used to be in the tens of thousands till about 1990. Today I think it is less than 10,000. जी, तो उस मोर्चे पे काम करने की ज़रूरत है। अनुराधा, जो अभी संदीप भी जिक्र कर रहे थे कि कल को रूस के राष्ट्रपति अगर इस्लामाबाद जाते हैं तो उसमें कोई भारत को बहुत चिंता की ज़रूरत नहीं है, ये बदली हुई दुनिया है। लेकिन उसके बावजूद ये भी कहा जाता है कि भारत को इस बात से परेशानी होती है कि मॉस्को अगर इस्लामाबाद के करीब आता है, लेकिन भारत भी उस पर चुप रहता है। अमेरिका, अगर भारत अमेरिका के करीब जा रहा है तो दोनों, रूस भी उस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन परेशानी है। इस पर बातचीत की जानी चाहिए, आपको लगता है, या ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करने की ज़रूरत है? इसमें दो बातें हैं। एक तो भारत को बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात, पुतिन ने 2 बार ही इस्लामाबाद जाने की कैंसिल भी करी हैं। तो और पुतिन की ये प्रायोरिटी है। अगर उनके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएं तो वो हर वक्त कहते हैं कि भारत उनके नंबर 1 प्रायोरिटी देशों में आता है। दूसरी बात, अगर आप दोनों देशों की जो कल जॉइंट स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें हर चीज़ पर का जिक्र है। चाहे वो सीरिया हो, उनकी समझ एक जैसी है कि सीरिया में जो है यूनाइटेड नेशंस के तरफ से रेजोल्यूशन होनी चाहिए। ईरान पे भी दोनों देशों की एक ही समझ है कि सैंक्शंस नहीं होने चाहिए और बातचीत। तो 2 देश जिनकी अंतर्राष्ट्रीय समझ में इतनी निजी समझ है, इतनी समानता है, तो बाकी समझें भी तय हो सकती हैं। और एक बात मैं उठाना चाहती हूँ, जो नंदन ने बिल्कुल सही बात कही, और वो था कि पहले हमारे बहुत सारे विद्यार्थी वहाँ मेडिसिन वगैरह साइंस पढ़ने जाते थे, लेकिन कुछ समय पहले भारत ने उनकी डिग्रीज रिकग्नाइज नहीं की। इस कल जो समझौता हुआ है उसमें ये बात फिर आई है, और उन्होंने, भारत और रूस ने कहा है कि हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हम एक दूसरे को रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है ये सिर्फ एक कागज़ पे ना रहे और इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। हम उनकी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को मान्यता दें। और हाँ, उस यूजीसी मीटिंग में मैं भी थी जहाँ पे हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग 500 रशियन साइंटिस्ट को स्कॉलरशिप देके, क्योंकि उनका लेवल बहुत हाई है, उनको बुलाएंगे। और मेरी उम्मीद है कि अगर वो ऐसे हर साल और या हर 2 साल 500 ऐसे स्कॉलरशिप्स मिले और वो आते रहें, तो इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, और ये बहुत अच्छी बात होगी। जी, इसको बढ़ाया जा सकता है। इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज देश देशांतर में हम चर्चा कर रहे हैं बदले हुए विश्व परिदृश्य में भारत और रूस के संबंधों के भविष्य पर। शशांक जी, अभी अनुराधा जी कह रहे थे कि कोशिशें हो रही हैं, समझौते फिर से हुए हैं, लेकिन
अभी आज भी अगर अखबारों में हम विश्लेषण पढ़ रहे थे पुतिन के इस यात्रा का, अभी भी एक तरह की आशंका, एक तरह से जिस तरह की गर्माहट दोनों देशों के रिश्तों में होनी चाहिए जैसी होती थी, जिसकी उम्मीद की जाती है, वैसी शायद नहीं है। कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो परेशानी या जिनसे ये आशंकाएं पैदा होती हैं आपकी नज़र में? जब हमारा परमाणु करार हुआ था रूस से, उन्होंने कुडानकुलाम में मदद देने के लिए बहुत पहले मान लिया था जी। तो इसलिए उनको उम्मीद थी कि जब हमारा यूएसए के साथ में करार होगा और उसके बाद में न्यूक्लियर लायबिलिटी पे हम प्राइवेट सेक्टर को आने के लिए देंगे, तो जो रूस के भी जो कुडानकुलाम वगैरह या जो भी यहाँ पे परमाणु संयंत्र लगेंगे, उन सब में उनको भी उसी तरह का बर्ताव मिल जाएगा। लेकिन हुआ ये है कि यहाँ पे हमारे पार्लियामेंट ने, लोकसभा ने ऐसा बिल पास कर दिया न्यूक्लियर लायबिलिटी पर जी, जिसमें कि वो रूस वाले कुछ कह भी नहीं सकते हैं क्योंकि उनका पुराना एग्रीमेंट हो चुका है, उसको इम्प्लीमेंट करना आवश्यक है। अमेरिका की तरह से दुखी भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये नहीं चाहते हैं कि सारी लायबिलिटी जो है उनके ऊपर ही आ जाए। तो इस तरह की बातें जो थोड़ी बहुत उठी हुई हैं जो कि अभी सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही हैं। और भी कोई रूस को भी कोई ऐसे कोई नए एरियाज़ दिखाई नहीं दे रहे हैं डिफेंस के फील्ड को छोड़कर जी, जिसमें कि वो इमीडिएटली फ़ायदा ले सकें। कि $10 बिलियन का हमारा आपसी वो है, ट्रेड है उनका चीन के साथ में $90 बिलियन का। इसके अलावा इंडिविजुअल्स आते जाते रहते हैं रूस और चीन के बीच में, पता नहीं कितने सौ और बिलियन डॉलर का वो होता होगा। हमारे यहाँ वो बात अभी तक नहीं हो पाई है। फिर जो रूस के अंदर जो एक्सीलेंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेंटर्स हैं, वो सब लोग उनसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। चीन ने बड़े करार कर लिए हैं इस तरीके के उनके साथ में, हम लोगों के साथ में अभी तक नहीं हो पाए हैं। तो एक तरीके से मैं कहूँगा कि एक तो पब्लिक डोमेन में जो एरियाज़ वहाँ पे स्ट्रेंथन किया जा सकता है रिलेशनशिप को, वो अभी पूरे तरीके से निकल के नहीं सामने आए हैं। और जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी लेकर करे जा सकते हैं, तो उसमें सरकार में थोड़ा सा ये रहता है कि इस समय चूंकि सारा समय हमारा अमेरिका के रिश्तों को आगे बढ़ाने में लगा रहता है, तो ज़्यादा इतनी एक्सपर्टीज़ बन नहीं पाती है रूस के आगे रिश्तों को ले जाने की। तो वो आवश्यक है कि कुछ ऐसी चीज़ें जैसे मल्टी रोल वाले जो ये नया 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का बनाने का है, या और नई टेक्नोलॉजीज़ जॉइंटली डेवलप करने का, जॉइंटली कमर्शलाइज करने की बात चली है, वो कुछ ऐसा लगता है कि वो ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें कि जो टेक्नोलॉजी कहीं और से नहीं मिल सकती है, वो हम दोनों डेवलप कर सकते हैं, आगे मार्केट कर सकते हैं। ब्रह्मोस के देखिए मार्केट करने की 1-2 जगह कुछ निकली है पॉसिबिलिटी। जी बिल्कुल। संदीप, ब्रह्मोस से याद आया कि ब्रह्मोस ने एक बाकायदा विज्ञापन निकाला था कि एक तरह से किस तरह से रूस और भारत की मित्रता का वो प्रतीक है और किस तरह से वो डेवलप हुआ। लेकिन जो इश्यूज शशांक साहब उठा रहे हैं इस पुतिन की इस यात्रा के बाद आपने कवर किया, क्या आपको लगता है कि समाधान की तरफ बढ़ें दोनों देश? जैसे कि शशांक साहब ने बताया, एक तो कुडानकुलम की अगली 6 यूनिट उनके ऊपर, साथ में सिस्टमा कंपनी का, फिर गोर्शकोव का देरी से आना, फिर फार्मास्यूटिकल के केस में फ्रेश क्लिनिकल ट्रायल्स की बात कर रहा है रशिया वहाँ पर, फिर रूस में ही भारत के कंपनी इंपीरियल एनर्जी उसके ऊपर टैक्स। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जो कि जिनके ऊपर खटपट है। लेकिन जैसा कि शशांक साहब ने साथ साथ बताया कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में साझेदारी, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में साझेदारी, और तो और ग्लोनास जो है उनकी सैटेलाइट की श्रृंखला, उसके ऊपर मिलिट्री सिग्नल्स पे पिछले साल साझेदारी हुई थी और इस साल BSNL MTNL के बीच इस बार करार हुआ है। और इस पे ध्यान दीजिएगा कि ग्लोनास जो है ये सिस्टमा की कंपनी है, यानी कि सिस्टमा को हालांकि एक झटका सा लगा हिंदुस्तान में, पर फिर भी वो हिंदुस्तान के साथ व्यापार और हिंदुस्तान में विनिवेश करने पे कटिबद्ध है। जी, इन मुद्दों पे तो नंदन आपने कहा कि ये रिजॉल्व हो सकते हैं दोनों देश जब आपस में बात करेंगे। लेकिन जो एक राजनीतिक समझदारी की बात, जो इंटरनेशनल इश्यूज़ को लेकर अनुराधा जो बात कर रहे थे, क्या वो ईरान की बात हो, इराक की बात हो या अफ़गानिस्तान की बात हो, भारत और रूस की एक जैसी राय सामने आती है। लेकिन भारत की अगर बात करें, भारत जिस तरह से अमेरिका के साथ गया, अफ़गानिस्तान को लेकर भारत पर यह कहा जाता है कि इस तरह का प्रेशर रहा है अमेरिका के, वो वहाँ पर ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करे, या ईरान को लेकर जिस तरह का भारत का स्टैंड रहा है, बीच बीच में प्रेशर जिस तरह के आते हैं उनकी बात कम से कम होती है। तो ये सिर्फ बातें कहने की हैं कि रूस और अमेरिका की एक जैसी राय है, या भारत नए बदली हुई दुनिया में भारत की प्रायोरिटीज़ थोड़ी सी दूसरी हुई हैं, अलग हुई हैं थोड़ी सी? Well, one is, of course, we have to see that India is in a different place. 20 years ago, India was a
a third world country which was struggling to make ends meet. Today we are a country which is striding the international world, I mean the whole world, very confidently. And we have a very powerful voice. The fact is that we have much more in common on international issues with Russia than with any other country. And that is reflected not only in our bilateral relationship, but even if you look at things like BRICS, if you look at organizations like SCO, we are together, we issue regular statements where there is virtually no difference. As Anuradha said, you take any issue, there is hardly any difference of opinion. However, it would be complacent, it would be very overconfident to believe that this can run by inertia. And unfortunately, what has happened in the last maybe 5 to 7 years, both sides, and this is nothing to do with India alone, both sides have focused more on their relationship with the West. For both the countries, and this is not again only India, I emphasize that. Even for Russia, the primary relationship is with the United States. तो दोनों देशों के लिए दुनिया बदली है. They are both looking at the United States, and therefore there is less time, if you want, for each other and for the old partnership. That has to change. We have to look at each other and look at the rest of the world and try and keep the old warmth going. And if we can keep the old trust, and the trust we had was unique, if we can keep that trust going, I think there is no danger to our relationship. अनुराधा, जो नंदन बात कर रहे हैं, इस ट्रस्ट को बनाए रखना कितनी बड़ी चुनौती है. आपने खुद कहा कि अगर आप रक्षा सौदों की बात करें, जो भारत की रक्षा ज़रूरतें उसी की बात करें, हम ज़्यादा कंफर्टेबल हैं उन उपकरणों के साथ और हमारी ज़रूरतें पूरी करते रहें. लेकिन जो बदली हुई दुनिया है, और नंदन बता रहे थे कि दोनों ही देशों के लिए दुनिया बदली है, वैसे में नए नज़रिए की ज़रूरत है, नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है. हाँ बिल्कुल, ट्रस्ट तो है ही, क्योंकि अगर एक देश से इतना आप मिलिट्री इक्विपमेंट ले रहे हैं और कोर स्ट्रेटेजिक सेक्टर से में बात कर रहे हैं, और तब ट्रस्ट तो है. लेकिन नंदन की बात से ये मैं मानती हूँ कि वो जो स्टैग्नेशन सी हो गई है, इनर्शिया थोड़ा सा है. सब लोग ये ग्रांटेड ले रहे हैं कि हाँ हिंदी रूसी भाई भाई पुरानी ये चले जा रही है. ये नहीं होना चाहिए. मुझे लगता है कि क्योंकि जो एंथुजियाज्म होता है जब ओबामा कुछ कह देता है, चाहे अमेरिका से मुझे लगता है कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है. कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, सिर्फ यही है कि यहाँ के लोग वहाँ बहुत जाते हैं और हमारी पूरी एलीट वहाँ पे पढ़ती है ये वो, और लेकिन आम जनता जो है वो रूस से फिर भी रिलेट करती है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो वहाँ वहीं से ही आता है. तो मुझे लगता है वो इंथुजियाज़म, चाहे वो मीडिया में हो, लोगों में हो, वो बढ़ना चाहिए और वो लीडरशिप से आना चाहिए. दोनों लीडरशिप से, पीपल टू पीपल कांटेक्ट से, कल्चर से और एजुकेशन, और जो जिन चीज़ों पे आम जन, जैसे रूस और लैटिन अमेरिका में ले लीजिए, वहाँ के डॉक्टर्स एक दूसरे, रूस और चीन के बीच में लीजिए, हर यूनिवर्सिटी में रूस और चीन की यूनिवर्सिटीज़ में MOUs हैं जी. वहाँ पे अब इस साल G20 का प्रेसिडेंट पुतिन होगा, रूस के हाथ में है जी. तो वहाँ पे बहुत हो सकता है. इस 2013 जो एक हफ्ते दूर है, रिक की मीटिंग यहाँ पे होगी, रशिया इंडिया चाइना जी. वो बहुत ज़रूरी मीटिंग है. तो मुझे लगता है उस मीटिंग के पहले काफ़ी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसमें सिविल सोसाइटी, एजुकेशन, थिंक टैंक्स वगैरह सब इन्वॉल्व हो, कि ये जो बातें हैं ये पब्लिक डोमेन में आए और बातचीत हो. शशांक जी, इस चर्चा को अगर आपको मैं कंक्लूड करने के लिए कहूं कि जो पुतिन की ताज़ा यात्रा है और इस चर्चा के बाद अब जो जिसकी मैं बात कह रहा था कि अखबारों में आज भी जो विश्लेषण आ रहा था, तो ऐसा जो स्टैग्नेशन की जो बात थी, आपको लगता है कि यहाँ से अब जिस जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात हो रही है या जो दूसरे व्यापारिक रिश्तों को बढ़ाने की बात हो रही है, भविष्य जो है वो उज्ज्वल है. हालांकि अलर्ट रहने की ज़रूरत है, नई दुनिया है, इस सच्चाई को स्वीकार करने की ज़रूरत है. जब इस तरह का शीर्ष स्तर का विजिट होता है तो द्विपक्षीय मसले ज़्यादा निकल कर आते हैं. लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरीके से अभी सब बात चली है कि इतने और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय इतने संगठन बन चुके हैं जिसमें हम दोनों की भूमिकाएँ महत्वपूर्ण हैं. अब जैसे बात है, रिक की बात चली है, रशिया इंडिया चाइना, ये एक तरीके से मल्टीलैटरल इश्यूज़ के ऊपर इन लोगों काफ़ी समानता हैं इनके
एटीट्यूड्स में, और ब्रिक के अंदर एक प्रकार से या G20 के अंदर वो उसके लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं। दूसरी तरफ ब्रिक के अंदर जैसे हम लोगों का इप्सा का है जी, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, विकासशील देश हैं अपने तरीके से, तो ब्रिक में दोनों तरह के वो आते हैं स्पेशल पॉइंट्स। तो वो इसलिए रशिया का साथ में होना जो है इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। ईस्ट एशिया समिट में, जिसमें कि हम चाहते हैं कि एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी टाइप की चीज़ बने, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सिक्योरिटी और कम्युनिटीज़ में ज़्यादा बातचीत आगे बढ़े, उसमें रूस और अमेरिका अब दोनों सदस्य बन चुके हैं। तो इसलिए रूस के लिए और भारत के लिए एक और नया रास्ता खुल जाता है कि किस तरह से एनर्जी सिक्योरिटी पे और इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी पे पूरे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, और उसमें अमेरिका या सबको जो है कोई सैंक्शंस के लिए एग्जम्पशन देनी ही पड़ेगी। इस तरह की मैं सोचता हूँ कि जो बहुपक्षीय बात अगर करी जाए द्विपक्षीय के साथ में, तो हमारे ख्याल से ऐसे रास्ते निकलने चाहिए जिससे कि भारत और रूस जो हमेशा से संबंध बहुत मजबूत रहे हैं, वो एक प्रकार से हमारे संबंधों को और विश्व स्थिति को भी स्थायी बनाने में, शांतिपूर्ण बनाने में बहुत कामयाब जी, नए रास्ते निकलेंगे और उनकी तलाश भी जारी है। शशांक जी, आपकी इसी टिप्पणी के साथ कार्यक्रम को आज यहीं विराम देते हैं। आपका, अनुराधा आपका, नंदन आपका और संध्या आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।